स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट हिंदी सेकंड पेपर के पाठ्यक्रम में लगी कहानी चीफ की दावत। भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी है और 2023 की परीक्षा में इस कहानी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले पढ़ेंगे भीष्म साहनी के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। कहानीकार का नाम है भीष्म साहनी और इनका जन्म हुआ 8 अगस्त 1915 ईस्वी। जन्म स्थान है रावलपिंडी, पाकिस्तान। मृत्यु 11 जुलाई 2003 ईस्वी। मृत्यु स्थल है भारत। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनकी शिक्षा हुई है 1937 ईस्वी में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने MA की परीक्षा पास की। इन्होंने 1958 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। PhD की उपाधि इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अन्य विशेष तथ्य हैं, भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व ये अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ व्यापार भी करते थे। इन्होंने विभाजन के बाद समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। इन्होंने भारतीय जननाट्य संघ IPTA में जाकर काम किया, ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने अंबाला और अमृतसर में अध्यापक की भी नौकरी की थी। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन महाविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर भी रहे हैं। इन्होंने 2 दर्जन रूसी किताबें जैसे टॉल्स्टॉय, आस्ट्रोवस्की इत्यादि लेखकों की किताबों का हिंदी रूपांतरण भी किया। इन्होंने 1965 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक 2 सालों तक नई कहानियां नामक पत्रिका का संपादन भी किया। ये प्रगतिशील लेखक संघ नामक संस्था से भी जुड़े थे। ये हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी लेखक माने जाते हैं। ये मानवीय मूल्यों के हिमायती रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास में झरोखा, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में है मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, वाटचू, निशाचर। नाटक में है हानूश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, आलमगीर भी इनका नाटक है। आत्मकथा में है बलराज माई ब्रदर। बाल कथा में है गुलेल का खेल। प्रमुख पुरस्कार जो इन्हें प्राप्त हुए हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य अकादमी इन्हें प्राप्त हुआ 1975 ईस्वी में इनकी रचना तमस के लिए। शिरोमणि लेखक अवार्ड 1975 ईस्वी में यह पुरस्कार पंजाब सरकार द्वारा दिया गया। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1983 ईस्वी में। पद्म भूषण अलंकार प्राप्त हुआ 1998 ईस्वी में। अब पढ़ते हैं कहानी से संबंधित विशेष तथ्य, उसके बाद संपूर्ण कहानी। कहानी का नाम है चीफ की दावत। रचनाकार हैं भीष्म साहनी और रचना काल है 1956। रचना काल को आप याद कीजिएगा। यह कहानी सर्वप्रथम कहानी पत्रिका में छपी थी, कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह वृद्ध विमर्श की बेमिसाल कहानी है। इस कहानी में पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और स्वार्थपरता को दर्शाया गया है। इस कहानी का नायक श्यामनाथ है, जो अपनी तरक्की की आशा में चीफ को अपने घर में स्वागत करने के लिए पूरी तैयारियां कर रहा है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग के अंतर्विरोध तथा बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की घटिया सोच को असम्मान भाव से उजागर किया गया है। इस कहानी में संवाद चुटकुले एवं व्यंग्यात्मक है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से मानव मनोविश्लेषण के समायोजन को प्रस्तुत किया है। इस कहानी में देश काल और वातावरण के अनुसार एक और पुरातन पीढ़ी अपनी पुरानी मान्यताओं को साथ लेकर चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी इसमें बदलाव लाना चाह रही है। कहानी का मूल संदेश। इस कहानी में नगर में रह रहे मध्यवर्गीय परिवारों में तेजी से उन्नति करने की लालसा का वर्णन किया गया है। इस कहानी में अवसरवादिता के भाव का वर्णन किया गया है। इस कहानी में स्वार्थ पूर्ति के लिए पारिवारिक संबंधों को आत्मीयता को ताक पर रखने की प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। अब पढ़ते हैं कहानी के पात्र परिचय। पात्र परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मिस्टर श्यामनाथ, यह कहानी के मुख्य पात्र तथा कथानायक है।
यह एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो अपनी पदोन्नति की आशा में अपने घर में चीफ की स्वागत में कुछ भी करने को तैयार रहता है। यह अपनी माँ को पुरातन पीढ़ी का समझकर उसे चीफ से दूर रखना चाहता है। यह अवसरवादिता का स्वरूप लिए हुए पात्र है। यह समाज के प्रति स्नेह की भावना रखता है। माँ, यह सामनाथ की बूढ़ी माँ है। यह स्वाभिमानी महिला है। यह पुरातन पीढ़ी के ख्याल में एक अनपढ़ औरत है। यह अपने बेटे के द्वारा बार बार दरकिनार करने पर भी पुत्र मोह के कारण अपने बेटे को त्याग नहीं पाती है। वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए सारे गहने बेच देती है। रात को सोने के समय इसके मुंह से खर्राटे की आवाज आती है। यह सामनाथ के बॉस चीफ को पुराने विवाह का गीत भी सुनाती है। इस कहानी में चीफ इन्हें पंजाबियों के घर की बनी हुई वस्तुओं में फुलकारी बनाने को कहती है। यह कहानी के अंत में हरिद्वार जाना चाहती है। चीफ, यह मिस्टर सामनाथ के अंग्रेजी अफसर हैं। यह अमेरिका से आया है। यह अंग्रेजी बोलता है। यह सामनाथ के घर अपने परिवार के साथ आया है। यह स्वभाव में आदर्शवादी, शिष्टाचारी और पुरानी पीढ़ियों को बहुत महत्व देने वाला व्यक्ति है। मिस्टर सामनाथ की पत्नी, यह सामनाथ की पत्नी है। यह अपने पति सामनाथ की हर कार्य में साथ देती है। यह सामनाथ की माँ को उसकी विधवा सहेली के घर भेजना चाहती है। यह अपने पति के समान ही अवसरवादिता का स्वरूप लिए हुए है। चीफ की पत्नी, यह एक अमेरिकन महिला है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। यह अपने पति के साथ सामनाथ के घर दावत पर आई है। यह दावत में काले गाउन तथा गले में सफ़ेद मोतियों की माला पहनी है। सामनाथ की माँ की सहेली, यह सामनाथ की माँ की सहेली है। यह विधवा है। यह सामनाथ के घर के बगल वाले घर में रहती है। सामनाथ को इसे अपने घर आना पसंद नहीं है। सामनाथ ने बड़े जतन करके इसे अपने घर में आने से रोका है। सामनाथ द्वारा अपनी पत्नी के कहने पर कि माँ को उसकी सहेली के घर भेज दो, वह मना कर देता है। सामनाथ का भाई, यह कहानी का गौड़ पात्र है। यह सामनाथ का भाई है। सामनाथ अपनी माँ को अपने भाई के घर भेजना चाहती है। सामनाथ की माँ को उसके भाई के घर जाने से सामनाथ की पत्नी रोकती है। अब पढ़ते हैं संपूर्ण कहानी। आज मिस्टर सामनाथ के घर में चीफ की दावत है। सामनाथ और उनकी पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी। सामनाथ की पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुख पर फैली हुई सूखी और पाउडर के मले हुए मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त को हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। अंत में 5 बजते बजते तैयारियां पूरी होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन सब बरामदे पर पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। इसके उपरांत घर का फालतू सामान अलमारी के पीछे और पलंग के नीचे छुपाया जाने लगा। उसी समय सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई कि माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर सोचने के बाद कि तुम अपनी माँ को घर के पिछवाड़े वाली सहेली के घर में भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहेगी, कल आ जाएगी। सामनाथ ने अपनी पत्नी के इस बात पर कहा कि मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना मेरे घर में फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से उसका आना जाना बंद किया है। वे अपनी पत्नी से कहता है कि माँ को कहो कि शाम को जल्दी से खाना खा के अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान 8 बजे आएंगे। इससे पहले ही वह अपना काम निपटा ले। सामनाथ का यह सुझाव ठीक था तथा दोनों को पसंद भी आया। इस पर सहसा श्रीमती बोली, यदि वे अपने कमरे में जाते ही सो गईं और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ में ही लगे बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। इस पर सामनाथ ने कहा कि माँ से कह दूंगा कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें तथा मैं पुनः उस पर बाहर से ताला मार दूंगा। इसके अतिरिक्त वे कहता है कि मैं माँ से कह दूंगा कि अंदर जाकर सोए नहीं, केवल बैठे रहे। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि यदि वे अंदर जाकर सो गईं तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त डिनर का क्या मालूम कब तक चलेगी, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते हो। सामनाथ कुछ खींचते हुए कहें कि अच्छी भली माँ भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही अच्छा बनने के लिए बीच में ही टांग अड़ा दी।
इस पर पत्नी कहती है कि तुम ठीक कहते हो, तुम माँ बेटे की बात के बीच मैं क्यों बुरी बनूं। इस पर श्यामनाथ अपनी पत्नी को चुप रहने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि इस समय समस्या के हल ढूंढने का समय है। इसके पश्चात श्यामनाथ माँ की कोठरी की ओर देखा। माँ की कोठरी का दरवाज़ा बरामदे की ओर खुलता था। बरामदे की ओर देखकर उसने कहा कि मैंने सोच लिया, और यह कहते हुए माँ की कोठरी की ओर बढ़ा। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह में घर में तैयारियां होते देख माता का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते बिना किसी रुकावट के चला जाए। वे अपनी माँ को कहते हैं कि आज तुम जल्दी खाना खा लेना, क्योंकि मेहमान 7:30 बजे ही आ जाएंगे। इसके उपरांत माँ ने धीरे धीरे दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा कि आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, क्योंकि तुम जानते हो कि जिस दिन मांस मछली बनती है उस दिन मुझे कुछ खाने का इच्छा नहीं होता। इस पर श्यामनाथ कहते हैं कि जैसे भी हो काम जल्दी कर लेना। वे अपनी माँ को कहता है कि हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएंगे तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। यह सुनकर माँ अवाक होकर बेटे का चेहरा देखने लगी। इसके उपरांत माँ ने धीरे से बोली, ठीक है बेटा। वह अपनी माँ को कमरे में जाकर जल्दी नहीं सोने की सलाह भी देता है, क्योंकि उसके अनुसार सोने के दौरान माँ के खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। इस पर माँ लज्जित होकर कहती है कि क्या करूँ बेटा, वह तो मेरी बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ तब से नाक से सांस नहीं ले सकती। उसके साथ 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर और उनकी स्त्रियां होंगी। इनमें से कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। वह यह सोचकर क्षोभ और क्रोध में भी झुंझलाने लगा। उसने एक कुर्सी को उठाकर बरामदे की कोठरी के बाहर रखते हुए अपनी माँ से उस कुर्सी पर बैठने को कहा। यह सुनकर माँ माला संभालते हुए पल्ला ठीक करते हुए कुर्सी पर आकर बैठी। माँ कुर्सी पर टांग ऊपर चढ़ाकर बैठी तो श्यामनाथ ने कहा, इस पर टांग ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। यह सुनकर माँ ने टांग नीचे उतार ली। वह पुनः अपनी माँ से कहा कि खुदा के वास्ते तुम नंगे पांव नहीं घूमना और ना ही खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर बाहर फेंक दूंगा। यह सुनकर माँ चुप रही। इसके उपरांत श्यामनाथ ने माँ से पूछा कि वह कौन से कपड़े पहनेगी। इस पर माँ ने बताया, जो कपड़े होगी वही पहन लूंगी। इसके उपरांत श्यामनाथ सिगरेट मुंह पर रखकर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखकर उसके पहनने वाले कपड़े के विषय में सोचने लगा। घर का सारा संचालन श्यामनाथ के ही हाथों में था। कोटिया कमरे में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग का पर्दा लगाया जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहनेगी, मेज किस साइज की होगी, इस सभी बात की चिंता श्यामनाथ को ही थी। श्यामनाथ को लगा कि यदि चीफ ने माँ को देख लिया तो कहीं उसे लज्जित ना होना पड़े। उसने बहुत सोचकर कहा, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। वह अपनी माँ को अभी ही वह कपड़ा पहनकर आने को कहा। यह सुनकर माँ उठी और अपनी कोठरी से कपड़े पहनने चली गई। श्यामनाथ ने कहा कि यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अपनी स्त्री को अंग्रेजी में कहा कि यदि चीफ के सामने कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो सारा मजा जाता रहेगा। उसी समय माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। उसकी माँ का कद छोटा सा था। सफेद कपड़े में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। वह पहले से कम कुरूप लग रही थी। श्यामनाथ ने कहा, यदि कोई चूड़ियां उड़ियां हो तो पहन लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस पर माँ बोली, चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो कि सारी चूड़ियां तुम्हारी पढ़ाई में ही बिक गई। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर के समान लगा। वह तिनक कर बोला कि माँ, इस समय तुमने कौन सा राग छेड़ दिया। तुम सीधा भी कह सकती हो कि जेवर नहीं है, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका है तो कुछ बनकर ही आया हूँ, नीरा लडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। इस पर माँ कहती है कि मेरी जीभ जल जाए बेटा, जो तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। अभी 12:30 बजे चुके थे।
अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती जी तैयार होने के लिए कब से कमरे में जा चुकी थीं। सामनाथ जाते जाते अपनी माँ को हिदायत देते हुए चले गए। वे बोले कि माँ, हर रोज की तरह तुम गुमसुम बनकर नहीं बैठे रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई भी बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं तो न पढ़ी न लिखी हूँ बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेजी को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछ बैठे, मैं क्या करूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े वाली विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर वह बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। वह चुपचाप कुर्सी पर टांग लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर को चूमने लगी। उसके पार्टी में वार्तालाप रौ में बह रहा था, जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। उसके पार्टी में कहीं कोई रुकावट या अड़चन नहीं थी। साहब को बिस्की पसंद आई, मैम साहब को पर्दे पसंद आए, सोफ़ा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। साहब ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। वे दफ्तर में जितना रौब दिखाते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो गए थे। उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी देसी स्त्रियों की आराधना के केंद्र बनी हुई थी। वह बात बात पर हंसती और सिर हिलाती और शामनाथ को स्त्री से ऐसे बात कर रही थी जैसे वह उसकी पुरानी सहेली हो। इस तरह 10:30 बज गए। वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। अंत में सब लोग अपनी अपनी गिलास के आखिरी घूंट को पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ते दिखा रहे थे, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान थे। बरामदे पर पहुंचते ही सामनाथ ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षणभर का नशा हीर्ण होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी। उसके दोनों पांव कुर्सी के सीट पर रखे थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहे थे और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ से थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते। फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। इसे देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। उसे जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी की ओर धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी और चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। वह सामने खड़ी इतने लोगों को एक साथ देखकर घबरा गई। उसे कुछ कहते ही नहीं बना। वह झट से पल्ला सिर पर रखते हुए खड़ी हो गई और जमीन की ओर देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथ की उंगलियां थर थर कांपने लगी। शामनाथ ने अपनी माँ को सो जाने को कहा। तुम क्यों इतनी देर से जाग रही थी? और वह खिसियाती हुई नज़रों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। उस समय चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े होकर बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए और अपने दोनों हाथों को समेटते हुए दोनों हाथ जोड़े। उसका एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। वह ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में ही चीफ अपने दाएं हाथ को मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। माँ और भी घबरा उठी। वह बोला, माँ इनसे हाथ मिलाओ। किंतु माँ हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट के कारण माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। इस पर शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। यह देखकर देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। सामनाथ ने कहा, यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, सो दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ के बाएं हाथ को हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। फिर सामनाथ ने कहा,
कि इनसे कहो कि मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। इस पर माँ कुछ बड़बड़ाई। उसकी माँ कहती मैं ठीक हूँ। वह अपनी माँ को कहता कि हाउ डू यू डू। इस पर माँ ने सकुचाते हुए कहा हाउ डू डू। इस सभी घटना से वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे। श्यामनाथ के मन में भी क्षोभ कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अभी भी पकड़े हुए थे और इससे माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले कि मेरी माँ गांव की रहने वाली है। वह उम्र भर गांव में ही रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। वे बोले मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। वे बोले तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। श्यामनाथ ने माँ से कहा कि साहब कहते हैं कुछ गाना सुनाओ, कोई पुरानी गीत, तुम्हें तो कितनी ही याद होगी। इस पर माँ धीरे धीरे बोली कि मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। श्यामनाथ ने कहा वाह माँ, मेहमान का कहा कोई टालता है। वे कहते हैं कि साहब ने इतनी रीझ से कहा नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। इस पर माँ कहती है कि मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। इस पर साहब कहते हैं कि वाह बुढ़िया कोई टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारे दे। देसी अफसरों और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे की ओर से तो कभी बहू की ओर देख रही थी। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा माँ कुछ गाओ। इसके बाद हाँ नहीं का कोई सवाल ही नहीं था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरिया रिम्मा है, हरिया निभौड़े, हरिया ते भागी भरिया है। यह सुनकर देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। इसके बाद श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। श्यामनाथ खुशी से झूम उठे और कहा बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों की भेंट करूंगा। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी से कहा कि नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरत खुद क्या बनाती है। श्यामनाथ कुछ सोचते हुए कहा कि लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और औरत फुलकारियां बनाती हैं। साहब श्यामनाथ से पूछते हैं कि फुलकारियां क्या है। इस पर श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी को देखने लगे। यह पुरानी फुलकारी थी जो जगह जगह से उसके तांगे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर श्यामनाथ ने कहा कि यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। वह माँ को बना देने को कहता। वह कहता कि क्यों माँ, इन्हें फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसे ही फुलकारी बना देगी ना। माँ चुप रही और फिर डरते हुए बोली कि अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। इस पर श्यामनाथ माँ के वाक्य को बीच में ही तोड़ते हुए कहा कि वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाकर धन्यवाद किया और हल्के से झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। उसे देखकर बाकी मेहमान भी उधर ही चल दिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ से सबकी नज़र हटी तो माँ सबसे नज़र बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। माँ की कोठरी में बैठने की देर थी कि उसकी आंखों से छल छल आंसू आने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उसे पोंछती थी। उसके आंसू ऐसे थे मानो वर्षों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान के नाम लिए, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू पानी की बरसात की तरह थमने का नाम नहीं ले रही थी। आधी रात का वक्त था। मेहमान खाना खाकर एक एक कर जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर आंखें फाड़े दीवार की को देख रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढील पड़ चुका था।
मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोइयों में प्लेटों के खन खन की आवाज़ें आ रही थीं। तभी माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ ने दरवाज़ा खोला। माँ का दिल बैठ गया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने अपने मन से कहा कि क्या मुझसे कोई भूल हो गई। माँ कितनी देर से ही अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसे नींद आ गई, क्यों वह उगने लगी, क्या बेटे ने अभी तक उसे क्षमा नहीं किया। माँ उठकर अपने कांपते हुए हाथ से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ा और अपनी माँ को आलिंगन में भर लिया। उसने कहा, ओ अम्मी, आज तुमने रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश है कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। यह सुनकर माँ की छोटी सी काया बेटे के आलिंगन में छिप गई और उसके आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपनी आंसू को पोंछते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। मैं कब से तुमसे यह कह रही थी। यह सुनकर श्यामनाथ का झूमना बंद हुआ और उनकी परेशानी पर फिर तनाव का बल पड़ने लगा। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई। उसने माँ से कहा कि तुमने फिर से कौन सा राग छेड़ दिया। श्यामनाथ क्रोधित होते हुए बोले कि तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि लोग बोलें कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रखता। इस पर माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम अपनी बहू के साथ जैसे चाहो रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ रहकर क्या करूँगी। थोड़े दिन बचे हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। श्यामनाथ ने कहा कि तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। इस पर माँ ने कहा कि मेरी आंखें अब उस तरह काम नहीं करती हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो या फिर नई बनाई ले आओ। इस पर श्यामनाथ कहते हैं कि तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी तो मेरा बनता काम बिगड़ जाएगा। तुम जानती नहीं हो, साहब खुश होंगे तो तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? क्या उसने ऐसा कुछ बोला है? इस पर श्यामनाथ कहते हैं कि कुछ कहा नहीं है, लेकिन तुमने देखा नहीं कि कितना खुश होकर गए हैं। वे कह कर गए हैं कि जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने के लिए आऊँगा कि वह कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गए तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। यह सुनकर माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी झुर्रियाँ भरा मुँह खुलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। वह बोली, तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेंगे, वरना उसकी खिदमत करने वालों की कमी थोड़ी ही है। इस पर माँ कहती है कि मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। यह कहकर माँ के दिल ही दिल में फिर बेटे की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगती है। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। ये थी चीफ की दावत कहानी। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।